हेलो एवरीवन। आज हम साइकोलॉजी के टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके बीपीएससी 3.0 और स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो इसका फ़ायदा आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप साइकोलॉजी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और क्लास 12 का दिया जा रहा है सिर्फ 300 रुपीज़ में, जो कि आपका 100% सिलेबस कवर हो जाता है। और साथ में जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता है, तब तक जितने भी यूट्यूब पे वीडियो आएँगे, वो सारा पीडीएफ आपको फ्री में दिया जाएगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हमने कल की क्लास में टोटल 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है, तो आप कल का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कल हमने डिस्कस करा था। आज का जो पहला सवाल है, जीवन के पहले 2 सप्ताहों को संदर्भित करने का प्रयुक्त शब्द कौन-सा है? पहला ऑप्शन है प्री ऑपरेशनल चरण, ऑप्शन बी है नवजात अवस्था, या ऑप्शन सी है बचपन, या ऑप्शन डी शिशुकाल। तो यहाँ पर तो ऑप्शन मैंने राइट आंसर दिखा दिया आपको। नवजात अवस्था आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन नवजात अवस्था होता क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, नवजात अवधि एक शिशु के जीवन के जो पहले 4 सप्ताह होते हैं, किसी भी बच्चे का जब जन्म होता है, उसका जो 4 सप्ताह, जो 4 वीक होते हैं स्टार्टिंग के, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। चाहे बच्चा गर्भ में पल रहा हो, या बच्चा समय से पहले पैदा हो गया हो, या तेज़ी से बदलाव और विकास का समय माना जाता है। जहाँ शैशवावस्था के लिए भोजन और बंधन जैसे पैटर्न विकसित किए जाते हैं बच्चों में। ये सबसे ज़्यादा वो अवधि होती हैं जब जन्म के बाद की जटिलताओं को सबसे ज़्यादा जोखिम होता है। जब बच्चे जन्म होते हैं तो उसका दोष या जन्मजात पहली बार पता लगाया जा सकता है कि बच्चे को कौन-सा बीमारी है या फिर किस अवधि से वो गुज़र रहा है। ये सब उसके जन्म के बाद हम उसे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो इस आपको पता चल गया, नवजात काल जो होता है वो पहले के 4 सप्ताह को लेकर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और 2 सप्ताह को जो हम संदर्भित करते हैं उसको कहा जाता है नवजात अवस्था। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 22 पे। आपको बताना है कि मध्यम मानसिक मंदता वाले लोगों का आईक्यू का सीमा क्या होता है? मतलब जो आपके मध्यम मानसिक अवस्था होते हैं, जिसके एक होता है कोई चाइल्ड गिफ्टेड होता है, जो आपको बताना है कि आईक्यू जो रेंज होती है, जो मॉडरेट मेंटल डिसेबिलिटी के लोग होते हैं, उनको किसका जो आईक्यू का लेवल होता क्या है? 35 से 54, 10 से 19, 55 से 70, या ऑप्शन डी है 20 से 34। तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो गिफ्ट चाइल्ड बच्चे होते हैं, उनका जो आईक्यू होता है, वो 135 से 140 के करीब होता है। और जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव, काफ़ी तेज़ होते हैं, उनका जो आईक्यू होता है, वो 120 से लेकर 135 माना जाता है। जो अगर जनरल जो काउंट किए जाते हैं, जैसे कि हम लोग हो गए, आप हो गए, मैं हो गया, या फिर मैक्सिमम जो आपकी जनसंख्या है पूरी दुनिया में, उनका जो आईक्यू होता है, वो आपका 85 से लेकर 110 माना जाता है। अगर आपका जो आईक्यू है 100 से 110 है, तो आप एवरेज से कम, मतलब नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा आगे हो। मतलब कोई भी क्वेश्चन, कोई किसी का भी आंसर, कोई भी बात आप आसानी से जल्दी समझ जाते हो। लेकिन अगर आपका आईक्यू जो 85 से अगर 100 है, तो आप भी नॉर्मल काउंट किए जाओगे, लेकिन कोई भी बात जो है आपको जल्दी समझ में नहीं आएगी। आपको थोड़ा बहुत खुद को टाइम देना होता है किसी बात को समझने में। तो इसका जो नॉर्मल आईक्यू काउंट किया जाता है 85 से 110, 1110 को काउंट किया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मध्यम मानसिक। जो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 35 टू 54 आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। आपको बताना है कि अलग-अलग लोग अक्सर एक ही सिचुएशन में अलग-अलग प्रतिक्रिया करते हैं। तो मनोविज्ञान में इसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत मतभेद, ऑप्शन बी है नेटिज्म, या ऑप्शन सी एकाधिक निर्धारक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको पता है कि कोई भी इंसान जो है, कभी भी सिंगल, मतलब एक जैसा नहीं होता। हर इंसान में डिफरेंट होता है, हर किसी का सोच की प्रतिक्रिया अलग होती है, हर इंसान सोचने का तरीका अलग है, हर
इंसान कुछ करने का तरीका अलग है, मतलब हर इंसान जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक-दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होता है। चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, हर किसी में कोई न कोई डिफरेंट होता है। उसको कहा जाता है व्यक्तिगत मतभेद, जिसे इंग्लिश में इंडिविजुअल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? मतलब हु इज़ द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी? पहला ऑप्शन है जॉन विलियम वुंड, सिगमंड फ्राइड या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कई बार हमने ये सवाल करा हुआ है तो आपको पता होगा कि जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है उसके जनक आपके विलियम वुंड को माना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा विलियम वुंड का जन्म 16 अगस्त 1832 में जर्मनी के चिकित्स में हुआ था, जो कि विलियम वुंड एक चिकित्सक और एक दार्शनिक प्राध्यापक माने जाते हैं, जिन्होंने आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में माना जाता है। वुंट ने मनोविज्ञान को विज्ञान माना और उन्होंने सबसे पहले आप को मनोविज्ञानी कहा। मतलब वो ऐसे पहले इंसान थे जो खुद को एक पहला मनोविज्ञानी कहा। ठीक है? इसे भी याद रखिएगा। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु 31 अगस्त 1920 को हुई थी और जन्म 16 अगस्त 1832 में। मतलब अगस्त में इनका जन्म हुआ और अगस्त में इनकी मृत्यु हुई। ये कुछ फैक्ट्स है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन को थोड़ा लंबा है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। चलो आंसर तो दिख चुका है, लेकिन आंसर जानकर भी आप क्या कर लोगे? बस क्वेश्चन को आपको समझ आना चाहिए। अगर क्वेश्चन समझ लेते हो, आंसर समझ लेते हो, तो आपको लॉन्ग टर्म याद रहेगा। तो आपको बताना है कि मान लीजिए एक व्यक्ति किसी दुर्घटना का शिकार हो गया और बाद में वो अपने कार्य के परिणामों के प्रति कम चिंतित, गैर जिम्मेदार और काफ़ी ज़्यादा कम लोड लेने वाला हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि व्यक्ति को डैश में क्षति हो गई। मतलब कोई ऐसा इंसान है जो दुर्घटना से पहले काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था, काफ़ी ज़्यादा मेहनती था, काफ़ी ज़्यादा ज़िम्मेदार व्यक्ति था, लेकिन एक दुर्घटना उसको हो जाता है और दुर्घटना में उसका शिकार हो जाता है। शिकार होने के बाद वो जब वो शिकार से दुर्घटना के बाद जब वो इंसान अपने काम में आता है, तो काफ़ी ज़्यादा गैर ज़िम्मेदारी काम करने लगता है। किसी भी काम को लेकर चिंतित नहीं रहता है। तो किसका शिकार हो गया ऐसा, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जो ऐसा पहले था, वो अब उसके जस्ट अपोज़िट है। वो किसके वजह से हो रहा है? पहला ऑप्शन है पासिक भाग। पासिक भाग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैरेंटल लॉब, ठीक है? कुछ हिंदी में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड है, शायद किसी को समझ ना आए। अगर आपको समझ आ रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन पासिक भाग को हम इंग्लिश में पैरेंटल लोब के नाम से जानते हैं। ललाट पाली, आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा ललाट। ललाट को हम फ्रंटल लोब, जो अपना सर होता है, जो सिर होता है, उसका पहला पार्ट को हम ललाट कहते हैं। मतलब ऐसे तो डेली चाल भाषा में गाँव में ललाटे बोलते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में फ्रंटल लोब के नाम से जानते हैं। और थर्ड ऑप्शन है पश्च कपाल, मतलब जो बीच का जो कपाल होता है, जिसे हम इंग्लिश में ऑक्टिपल लोब के नाम से जानते हैं। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। पासिक भाग मतलब फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब होता क्या है? तो फ्रंटल लोब आपके मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक माना जाता है। ये आपके रोजमर्रा के जीवन में उपयोग की जाने वाली कई क्षमताओं नियंत्रित या प्रतिबंधित करता है। ये उन क्षेत्रों का घर कहा जाता है जो आपके व्यक्तित्व, आपके इमोशन, आपके डिसीजन, बहुत कुछ इसे कंट्रोल किया जाता है। ठीक है? याद रखिएगा कि मस्तिष्क का वो हिस्सा जो भविष्य की योजना, डिसीजन लेने की कौशल, ध्यान एकत्रित करना, ये सब कुछ आपके फ्रंटल लॉब के चलते होता है। इसलिए अगर आपके सर के पहले हिस्से में चोट अगर आता है तो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है आपके मेंटलिटी पे, आपके थिंकिंग पर। इसलिए अगर थोड़ा बहुत भी चोट है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। नहीं तो अगर चूना, हल्दी छाप लेते हो तो वहाँ पर जो ब्लड होता है, ब्लड अगर कोटिंग वहाँ जम जाता है, अगर आप उसका सही टाइम पे इलाज नहीं करते तो आने वाले टाइम में उस पे असर देखने को मिलता है आपके मेंटलिटी पर। इसलिए अगर सर के किसी भी हिस्से में अगर थोड़ी बहुत भी चोट आती है, तो सिर्फ़ आप घरेलू उपाय ना करके एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि जो आपका शरीर का जो आपका जो हेड होता है, सर होता है, वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा नाज़ुक, उसके हड्डी भी काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसलिए उसको कहीं भी चोट है तो आपको एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, अगर आप अपने लाइफ को लेकर सीरियस हो तो। क्वेश्चन नंबर 26 है, मनोगतिक सिद्धांत के जनक कौन है? पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन बी है विलियम वुंट, ऑप्शन सी है चार्ल्स डार्विन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है,
हमने ये सवाल पहले भी कर चुके हैं, तो इसे ध्यान से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिगमंड फ्रॉइड। मनोगतिकी बोलो या मनोविश्लेषण बोलो, ये दोनों सिद्धांत आपके सिगमंड फ्रॉइड द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपको बताना है कि पीएचडी में सम्मानित पहली महिला कौन थी मनोविज्ञान में? मतलब मनोविज्ञान में साइकोलॉजी में ऐसी पहली महिला कौन थी जो पीएचडी करके उन्हें सम्मानित किया गया था? पहला ऑप्शन है कॉरेन हॉर्निंग, ऑप्शन बी है अन्ना फ्राइड, ऑप्शन सी है मार्गरेट फ्लाई वार्सबर्न। आपको बता दें कि मैंने एक बार अन्ना फ्राइड को बताया भी था कि सिगमंड फ्राइड की बेटी हैं, सबसे छोटी बेटी का नाम था अन्ना फ्राइड। लेकिन आपका ये आंसर नहीं है। आपके पास 2 ऑप्शन है, करेन हॉर्नी और मार्गरेट फ्लाई वार्सन। इसमें बताना है कि इन दोनों में राइट आंसर कौन-सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। याद रखिएगा, मार्गरेट फ्लॉय वार्सबर्न जिनका जन्म 25 जुलाई 1871 को हुआ था। 20वीं सदी की शुरुआत में एक काफ़ी फेमस अमेरिकी मनोवैज्ञानिक मानी जाती हैं, जिन्होंने पशु व्यवहार और मॉडर्न सिद्धांत विकास में काफ़ी ज़्यादा नाम कमाया। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 29 अक्टूबर 1939 को इनकी डेथ हो जाती है। इसे भी आप याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 है, मस्तिष्क के बारे में जानकारी को एकत्र करने की वो विधि जो मस्तिष्क की समग्र गतिविधि को इंगित करती है, उसे क्या कहते हैं? ऐसे सवाल आपके बीपीएससी 3.0 में मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यान जरूर दीजिएगा और आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है विद्युत उत्तेजना, ऑप्शन बी है प्रोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, ऑप्शन सी है, नाम भी अजीब है। नाम ऑप्शन सी है इलेक्ट्रो एनेस्फ्लोग्राम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विद्युत उत्तेजना को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, जो कि विद्युत उत्तेजना कहते हैं। लेकिन बात की जाए मस्तिष्क को एकत्रित करने को, तो उसको कहता है प्रोजेट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ये जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीईटी के नाम से भी लिखते हैं। ठीक है, पीईटी। इस ये होता क्या है, तो आपके जो मस्तिष्क होता है वो चयापचय और रक्त प्रवाह के साथ मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम के बंधन और परिवहन का मूल्यांकन करने में इसका उपयोग किया जाता है। पीईटी मानसिक गतिविधियों के प्रदर्शन के दौरान होने वाले जो भी कोई भी एक्टिविटी होती है, उसके दस्तावेजीकरण को सक्षम बनाता है। एक और सवाल इससे पूछा जाता है कि इसका स्कैनिंग कैसे करते हैं? मतलब इसका उपयोग कैसे किया जाता है? तो याद रखिएगा, इसका जो स्कैनिंग जो होता है, वो मस्तिष्क का एक इमरजेंसी परीक्षण होता है, जो कि मस्तिष्क में बीमारी या चोट का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर आपके सर में कोई चोट आ जाता है, तो आप उसका जो स्कैनिंग करते हैं, तो इसके जो जिसकी वजह से स्कैनिंग किया जाता है उसको पीईटी कहा जाता है। मतलब टोमोग्राफी की वजह से आपका सर का पूरा स्कैनिंग किया जाता है, जिससे आपको पता चल सके कि आपके मस्तिष्क में कोई बीमारी है या कोई उसमें चोट लगी हो। तो इसकी वजह से हम पता कर सकते हैं। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और जितने लोग वीडियो देख रहे हो, मेरे बोलने का इंतज़ार मत किया करो कि मैं बोलूँ वीडियो लाइक करो, तो आप वीडियो को आप लाइक करोगे। वीडियो को खुद से भी लाइक शेयर कर दिया कीजिए, बार-बार मुझे बोलना ना पड़े। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में किस यूनानी दार्शनिक का मानना था कि ज्ञान सीखने और अनुभव के मध्य से प्राप्त किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइकोलॉजी में ऐसा कोई पेपर नहीं है साइकोलॉजी का जो ये सवाल ना पूछा जाता हो। चलिए, तो पहला ऑप्शन है आपका अरस्तु, ऑप्शन बी है प्लेटो, ऑप्शन सी है आर्किमिडीज या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अरस्तु। अरस्तु कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कि मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं अरस्तु साहब। ठीक है? इसे बोल सकते हो कि मनोविज्ञान के फादर ऑफ साइकोलॉजी आप बोल सकते हो अरस्तु को। जो कि अरस्तु अक्सर मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। उनकी एक काफ़ी फेमस पुस्तक थी दी एनिमा। ये पुस्तक नाम याद रखना, एनिमा। एनिमल नहीं है, एनिमा है। ठीक है? एनिमा। द द एनिमा ऑन द सोल। मनोविज्ञान की ये पहली पुस्तक मानी जाती है जो कि मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं और अंतर्निहित शारीरिक घटनाओं के बीच संबंध को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित माना जाता है।
ठीक है? और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि अरस्तू से पूछा जाता है कि अरस्तू को पिता क्यों कहा जाता है? तो अरस्तू को नैतिकता, तर्कशास्त्र, तत्वमीमांसा, जीव विज्ञान, राजनीति ये सारे सब्जेक्ट के फादर कहा जाते हैं। ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजी के फादर हैं अरस्तू, ये सब आपके जीव विज्ञान हो गया, राजनीति हो गया, नैतिकता हो गया, तर्कशास्त्र हो गया, सबके पिता माने जाते हैं आपके अरस्तू। सोच सकते हो कि कितने बड़े विज्ञान इंसान हैं, ठीक है? और इतने क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके अरस्तू के लिए। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 मस्तिष्क का निम्नलिखित में कौन-सा भाग आने वाले संदेशों के जवाब में उच्च केंद्र को अलर्ट मैसेज सेंड करता है? क्वेश्चन नंबर 30 को आपको बताना है कि कौन-सा ऐसा ब्रेन का सिग्नल है जो अलर्ट करता है दूसरे सेंटर को मैसेज पहुँचाने का? पहला ऑप्शन है समुद्री घोड़ा, मैंने कल के वीडियो में बताया था समुद्री घोड़ों को इंग्लिश में हिप्पोकैम्पस के नाम से जानते हैं, ठीक है? याद रखिएगा हिप्पोकैम्पस। ऐसा समुद्री घोड़ा के बारे में मत सोचना कोई घोड़ा की बात की जा रही है। जलीदारी संरचना, इसको इंग्लिश में कहा जाता है रेक्टिकुलर फॉर्मेशन। ऑप्शन सी है प्रमस्तिष्क खंड या ऑप्शन डी है लिम्बिक सिस्टम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जलीदार संरचना। जलीदार संरचना क्या है? तो जलीदार गठन की एक आरोही जलीदार सक्रिय प्रणाली चेतना का जिम्मेदार माना जाता है, जो कि एक आरोही पथ द्वारा प्राप्त दर्द और इसमें बहुत सारे स्पर्श जैसे इमोशन संकेतों को सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ट्रांसफर किया जाता है, जिसकी आप काउंटिंग भी कर सकते हो। ये आपके नींद को आपका जो चेतना है, जो आपका कोई भी आपका जो मन करता है, जो आपकी नींद होती है, इसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 काफ़ी लंबी क्वेश्चन है। ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है अमित ने एक कार्यसूची बनाई, लेकिन अपनी प्रारंभिक गतिविधि के लिए बाहर जाते समय वो गलती से इसे घर पर छोड़ गया। जब उसे याद आया कि याद करने की कोशिश की तो उसे केवल सूची की शुरुआत और सूची का अंत याद था, लेकिन बीच में चीज़ें उसे याद नहीं की। उपरोक्त सिचुएशन का एक किसका उदाहरण है? अगर मैं आपको ईज़ी लैंग्वेज में समझाऊँ क्वेश्चन तो आपने देखा होगा जब आप स्कूल में पढ़ते होगे तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन याद करने के लिए कहा जाता था, तो मुझे आपका नहीं पता मैं अपना बता रहा हूँ कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन याद करना हो, तो स्टार्टिंग का मुझे 3 लाइन याद रहता था, 2-3 वर्ड और लास्ट का 3-4 वर्ड मुझे याद होते थे, बीच का मैं भूल जाता था। तो आपको बताना है कि अगर ऐसा सिचुएशन हो कि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर सिर्फ़ स्टार्टिंग का 4-5 वर्ड याद हो और लास्ट का 4-5 वर्ड याद हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो पहला ऑप्शन है आपका फ्लेक्सिबल मेमोरी, ठीक है? ऑप्शन बी है एन्कोडिंग स्पेसिफिसिटी इफेक्ट जिसे ऑप्शन सी है क्रम स्थिति प्रभाव स्पेरियल पोजीशन इफेक्ट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्रम स्थिति प्रभाव। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 मनोविज्ञान के निम्नलिखित में कौन सी शाखा पशु व्यवहार के अध्ययन में संबंधित है? पहला ऑप्शन है विभेदिक मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान या ऑप्शन डी है सामाजिक मनोविज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा तुलनात्मक मनोविज्ञान, कॉम्परेटिव साइकोलॉजी, जिसे हम एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ पर खोली गई? और मैंने आपको कई बार बता भी चुका हूँ कि बिहार कह रहा हूँ मैं, भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला आपको कलकत्ता विश्वविद्यालय में खोली गई थी, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्रम स्थिति प्रभाव सबसे पहले किसने करा? पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड, विलियम वुंट, हर्मन एबिंगहॉस या ऑप्शन डी है सिगमंड फ्राइड। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हर्मन एबिंगहॉस ने आपके क्रम स्थिति प्रभाव को सबसे पहले करा था। हर्मन एबिंग्स याद होना चाहिए कि हर्मन एबिंग्स का जन्म 24 जनवरी 1850 को हुआ था, जो कि एक जर्मन में इनका जन्म हुआ था। एक जर्मन मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, जो कि आपके इमोशन के प्रायोगिक अध्ययन की बड़ी बीड़ा उठाया था
और उन्हें भूलने की अवस्था और अंतर प्रभाव की खोज के लिए जाना जाता है। मतलब आप इनडायरेक्टली बोल सकते हो कि इन्होंने इमोशन का और भूलने की अवस्था उसमें डिफरेंट करने का उसमें खोज करी थी। उस सीखने की अवस्था को वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति माने जाते हैं। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपको बताना है कि साइकोफिजिक्स डैश का अध्ययन क्या है? एक आंदोलन की धारणा है या मनोवैज्ञानिक धारणा या शारीरिक उत्तेजना है या धारणा रोग है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक धारणा एक शारीरिक उत्तेजना माना जाता है साइकोफिजिक्स। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। मनोवैज्ञानिक एक डैश है, एक भौतिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, जैविक विज्ञान है या ऑप्शन डी है प्राकृतिक विज्ञान है। इस सवाल आपके स्टेट में सवाल पूछा गया था और याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी जो है एक आपका सोशल साइंस है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन मान लीजिए आप एक कमरे में प्रवेश करते हैं और पहली बार कमरे में प्रवेश करते समय एक काफ़ी ज़्यादा घृणित गंध दिखाई देती है, लेकिन आप जब वहाँ थोड़ी देर रुकते हैं तो आपको ये दिखाई देना बंद हो जाता है। ये क्या दर्शाता है? बताइए अगर आप एक रूम में एंट्री करते हो और एंट्री करते समय आपको एक घृणित गंध आपको दिखाई देती है और बाद में वो दिखाई नहीं देती है तो उसे क्या कहेंगे? एक चयनात्मक ध्यान मतलब सेलेक्टिव अटेंशन या सेंसरी एडाप्टेशन या सेंसरी अटेंशन या ऑप्शन डी है सिंथेसिया। मतलब आपको बताना है इसका रीज़न क्या है? तो उसको कहेंगे संवेदी अनुकूलन मतलब सेंसरी एडाप्टेशन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 रचनात्मक का वैज्ञानिक अध्ययन किसने शुरू किया? ये सवाल मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ रचनात्मकता। ठीक है, आपको बताना है कि हु स्टार्टेड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रिएटिविटी। पहला ऑप्शन है गिलफर्ड, ऑप्शन बी है मैडनिक, गैल्टन या ऑप्शन डी है टॉरेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन है गिलफर्ड। गिलफर्ड ने रचनात्मक मॉडल की संरचना में सभी मानसिक क्षमताओं को तीन आयामी स्वरूप विषय में बांटा था। कौन कौन से? तो पहला आपका विषय था, दूसरा आपका संचालन और तीसरा आपका उत्पाद। ठीक है, तीन चीज़ों में इन थ्री डायमेंशनल रूप के भी काउंट किया जाता है। तीन रचनात्मक बुद्धि सिद्धांत, पहला विषय, दूसरा संचालन, तीसरा आपका उत्पाद व्यवस्थित किया गया था। विषय आयाम की जानकारी में व्यापक क्षेत्र में शामिल है, इसे भी याद रखिएगा। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में कौन सी मान्यता मन मौलिक रूप में शरीर से भिन्न होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा मन शरीर द्वैतवाद। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि मनोवैज्ञानिक को डैश और डैश का वैज्ञानिक अध्ययन कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। मनोविज्ञान को व्यवहार मानसिक प्रक्रियाएं के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। टोटल हमने 40 क्वेश्चन, आज हमने टोटल 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कल की वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। ये टोटल 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके करंट में जितने भी आपके स्टेट हैं 2023 से लेकर 2024 में जितने भी आपके साइकोलॉजी के पेपर हुए उसमें से एक क्वेश्चन को उठाया गया था जो कि आपके बिहार स्टेट और बीपीएससी 3.0 में ये सवाल पूछा जा सकता है। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपने साइकोलॉजी का कॉम्बो अगर आपने बाई करा है तो अब मुझे आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप नंबर पे अगर आपने कॉम्बो परचेज़ करा है तो। अगर आपने कॉम्बो लिया है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। आपको ये जो नोट्स है आपको फ्री में शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप नया लेना चाहते हो प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी तो आपको सिर्फ 300 पेमेंट करना होगा जिसमें आपको 2500 प्लस क्वेश्चन आंसर विथ एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा। तो लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।